नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे उत्तराखंड सहायक अध्यापक हिंदी एलटी ग्रेड पाठ्यक्रम के ऊपर, जिसमें कि हम हिंदी के पाठ्यक्रम पर बात करेंगे। यह पाठ्यक्रम कुल 8 पृष्ठों में बटा हुआ है, जिसमें कि 3 खंड हैं: भाषा, साहित्य, काव्यांग। इस पाठ्यक्रम को आप देखेंगे तो आपको CUET का भी पाठ्यक्रम याद आएगा। साथ में अलग अलग हिंदी पट्टी राज्यों के पाठ्यक्रमों में कुछ जो पोर्शन लगाए गए होते हैं वो भी आपको ध्यान में आएंगे। सिलेबस पर बातचीत करना इसलिए ज़रूरी था कि जब भी हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सिलेबस को देखने के बाद हमारी तैयारी का एक अनुमान लगता है। और सिर्फ हम इस लेक्चर में सिलेबस पर ही नहीं बात करेंगे, बल्कि आप देखेंगे कि आपकी 50% तैयारी यहाँ से धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। इस सिलेबस पर चर्चा करते हुए हम किताबों पर भी बातचीत करेंगे कि कौन कौन सी किताबें आप पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि वो सभी किताबें ऑलरेडी आपके पास पहले से भी हों। ठीक है, तो ध्यान से सिलेबस को समझना है, इसके बाद आगे हमें बढ़ना है। तो देख रहे हैं आपके लिखा हुआ है सहायक अध्यापक हिंदी एलटी ग्रेड हेतु पाठ्यक्रम विषय हिंदी में। खंड अ में दिया गया है भाषा। भाषा से रिलेटेड एकदम जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसी को यहाँ पर पढ़ना है। भाषा में भी कई खंड किए गए हैं, जिसमें पहला जो खंड आप देख रहे हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में आपको पढ़ना है स्वर, व्यंजन, अयोग, वाह। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है, कुल वर्णमाला की संख्या कितनी है, अयोग, वाह किसे कहते हैं। इसको इंपॉर्टेंट करके आपको नोट करना विशेष तौर पे। इन सभी बिंदुओं पर हमने पहले भी बातचीत की है और उत्तराखंड एलटी ग्रेड की तैयारी कराते समय भी हम चर्चा करेंगे। जो विद्यार्थी DSSB इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये सारी चीजें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। सिलेबस का नाम भले अलग अलग होता है, लेकिन जो उसका मैटर होता है या फिर अंदर की चीजें होती हैं कहीं न कहीं समान होती हैं। हिंदी वर्णमाला में जैसा कि मैंने बताया कि स्वर, व्यंजन, अयोग, वाह पढ़ना है। इसके बाद वर्ण, अक्षर, शब्द, पद, वाक्य। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्ण और अक्षर क्या है, शब्द क्या है, इसके कितने भेद हैं, पद कैसे निर्मित होता है, वाक्य कैसे बनता है या फिर इसके कितने प्रकार हैं, इस पे भी आपको ध्यान में रखना है। वर्तनी, वर्तनी का मानकीकरण, वर्तनी विश्लेषण, यानी जो हम शुद्ध अशुद्ध पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पर हमें चीजें देखनी है। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में आप देख रहे हैं कि 3 इसके सब चैप्टर किए गए हैं, यानी कि उप इकाइयां हैं, जिसमें कि क्या क्या पढ़ना है आपने देख लिया। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर है हिंदी शब्द रचना। अब हिंदी शब्द रचना सिलेबस को पढ़ते हुए हमें एक चीज यहाँ पर पता चल रही होगी कि आखिरकार जो शब्द निर्माण होते हैं वो कैसे होते हैं। शब्द निर्माण होते हैं संधि के माध्यम से, समास के माध्यम से, उपसर्ग के माध्यम से, प्रत्यय के माध्यम से। तो जो यहाँ पर आपने देखा संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, बल्कि सभी चीजें क्या है, पुरानी है। बस परीक्षा में किस तरीके से सवाल सीधे सीधे पूछा जाएगा या फिर घुमाकर पूछा जाएगा, उसी चीज को आपको ध्यान में रखना है। जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो किसी भी तरीके से सवाल पूछा जाएगा, आप वहां पर 100% अपना सही उत्तर देकर आएंगे। तो शब्द रचना में किसको किसको ध्यान में रखना है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। संधि 2 वर्णों के मेल से, समास 2 पदों के मेल से, उपसर्ग शब्द के पहले आकर लगता है, प्रत्यय शब्द के बाद में आकर। तो ये सारी चीजें आप पहले से भी जान रहे होंगे, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे भी। अगला पॉइंट है शब्द भेद। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरुआत में मैंने कहा कि न सिर्फ हम सिलेबस पर बात करेंगे बल्कि सिलेबस के बहाने थोड़ा बहुत हम अध्ययन भी कर लेंगे।
यहाँ पर देखिए शब्द भेद को 4 भागों में इधर विभाजित किया गया है। पहला है रचना की दृष्टि से, यानी शब्द निर्माण तो हमने देख लिया कि संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से हो रहा है, लेकिन शब्द के भेद कैसे कैसे किए जाते हैं। एक तो है रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से हो गया रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, मान लीजिए प्रश्न में आ जाता है कि निम्नलिखित में से रचना के दृष्टिकोण से शब्द का भेद नहीं किया गया है, तो उसमें ये तीनों ऑप्शन रहेंगे और एक ऑप्शन नीचे के किसी में से दे दिया जाएगा। तो देखिए बिना आप कोई किताब पढ़े हुए भी इसका सही जवाब दे सकते हैं कि रचना की दृष्टि से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द के भेद किए गए। दूसरा है इतिहास की दृष्टि से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। तो इतिहास की दृष्टि से शब्द के भेद किए गए। तत्सम जो कि संस्कृत निष्ठ है, तद्भव जो कि तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप, देशज जो कि एक खास अंचल या क्षेत्र में बोला जाने वाला शब्द, विदेशी यहाँ पर कई जगह विदेशज भी लिखा रहता है, तो दोनों चीजें एक ही हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपने हिंदी व्याकरण में विदेशी शब्दों के लिए अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रेंच, ठीक है, अलग अलग जगहों से जितने भी देश में शासन करने वाले थे सभी ने कुछ कुछ शब्द यहाँ पर देकर गए। संकर शब्द जैसे कि दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिल जाते हैं, जैसे हो गया रेल, गाड़ी। ठीक है, तो देखिए इतिहास के दृष्टिकोण से इस तरीके से इसका भेद किया गया है। व्याकरण के दृष्टिकोण से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, इसको हमें पढ़ना है। अर्थ की दृष्टि से विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द। तो इन सभी चीजों को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि जो भी आपके पास हिंदी व्याकरण की पुस्तक है उसमें ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बस जरूरत है उसे समझने की और ध्यान में रखने की। आगे हम व्याकरण वाले इस पोर्शन पर बात कर लें तो फिर किताब का नाम बताएंगे। अगला जो पॉइंट है वाक्य। वाक्य आपने देखा कि ऊपर में भी था, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत भी। यहाँ पर विस्तार से वाक्य के बारे में पढ़ना है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो ध्यान रखिए आप जब सीईटी की तैयारी हम करा रहे थे वहां पर भी वाक्यों की बात हो रही थी। जब बीपीएससी ट्री के कुछ प्रैक्टिस सेट आए हुए थे वहां भी वाक्य की बात हुई थी। तो इसका मतलब है कि हर एग्जाम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रचना की दृष्टि से जैसा कि आप देख लिए कि सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है। इसके बाद वाक्य की जानकारी होने के बाद वाक्य की शुद्धि पर हमें विशेष ध्यान रखना है कि व्याकरणिक शुद्धि कैसे होती है वाक्य की। इसी में आता है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। जब हम किसी वाक्य का प्रयोग करते हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो वो वाक्य क्या होता है, बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो वाक्य के अंतर्गत ये तीनों चीजें शामिल हैं। इसके बाद आप देखेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्हों को लेकर बीपीएससी ट्री के दौरान हमने चर्चा की थी और प्रैक्टिस भी कराई थी। यहाँ पर भी हम कराएंगे। विराम चिन्ह मुख्य तौर पर 6 होते हैं, जिसमें कि पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, ठीक है, संबोधन, विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक, इन सारी चीजों को आपने सुना होगा। आगे बात करते हैं, इसी में है हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि आप यूजीसी नेट की तैयारी के दौरान भी पढ़े होंगे। साथ में अलग अलग जगहों पे जो भी परीक्षाएं होती हैं, इनके बिना सभी परीक्षाएं अधूरी हैं। तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किस तरीके से हुआ, तो इसकी शुरुआत हो जाती है जो भारतीय आर्य भाषा का विभाजन है, वहां से इसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम हिंदी का कैसे विकास हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं। इस पर ऑलरेडी इस चैनल पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, काफी मेहनत से बनाए गए वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे आपको। हिंदी की बोलियां, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में 5 उपभाषाओं को शामिल किया गया है, साथ में कुल 18 बोलियां हैं। अब कई बच्चे कमेंट्स करते हैं कि 17 बोलियां हैं या फिर 18 बोलियां, इनको लेकर कंफ्यूज रहते हैं। बेसिक तौर पर 5 उपभाषाएं और 18 बोलियों को मिलाकर
हिंदी भाषा का निर्माण और विकास हुआ है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब ये 18 बोलियां कौन सी होंगी, जब हम आपके इस सिलेबस के अनुसार आगे बात करेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। अगला है देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास। तो यूजीसी नेट के दौरान भी हमने चर्चा की थी कि देवनागरी लिपि का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता क्या है और इसके मानकीकरण को लेकर क्या क्या काम किया गया है, कैसे कैसे सुधार किए गए। तो इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। पुरानी वीडियो जरूर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आप देखिए, और नए के आप इंतजार में तो जरूर रहिए, लेकिन पुराने से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और तैयारी में निरंतरता बनाए रखिए। तो हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, भाषा के साथ साथ लिपि दोनों को ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर भाषा और लिपि दो चीजें अलग अलग है। भाषा जिसके माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, और उन्हीं भावों और विचारों को जब हम लिखते हैं तो किसी न किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट इसी में है प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी, जैसा कि मैंने बताया था कि सीयूईटी के सिलेबस में भी था, यहाँ पर भी है। कार्यालय हिंदी, स्वरूप एवं पत्राचार, हिंदी भाषा के विविध रूप, हिंदी पत्रकारिता, प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता तक, हिंदी भाषा कंप्यूटिंग। तो कुछ इसमें आप देखेंगे कि पॉइंट्स आपके लिए नए होंगे, कुछ पुराने होंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने तो पूरा सिलेबस देख लिया, खासतौर से भाषा वाला जो पोर्शन था, तो इसके लिए हम कौन सी किताब पढ़ें। तो हम बार बार कुछ किताबों का नाम बताते हैं, इसलिए बताते हैं कि विवाद की स्थिति में उन किताबों को आप आधार बना सकते हैं। तो हिंदी व्याकरण के लिए मैं बात करूंगा वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक का। अगर ये किताब आपके पास हो तो ठीक है, नहीं हो तो खरीद लीजिए। और दूसरी जो पुस्तक है उसका नाम है हरदेव बाहरी की, हरदेव बाहरी। ठीक है, इसमें से कोई एक किताब आप अपने पास जरूर रखिए। उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तराखंड से रिलेटेड कोई हिंदी व्याकरण की अच्छी किताब, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस राज्य में आप परीक्षा देने जा रहे हैं वहाँ की कोई अगर हिंदी व्याकरण की किताब मिल जाए, क्योंकि जो पेपर सेट करने वाले होते हैं हो सकता है कि वो वही चर्चित किताब अपने पास रखे हों, हूबहू कुछ कुछ प्रश्न वहां से उठा दें। तो इन दोनों किताबों का यूज आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए करना है। साथ में विवाद की स्थिति में आपको अगर कोई प्रश्न का उत्तर गलत है, क्लेम करना है, तो इसका यूज आप कर सकते हैं। और हिंदी व्याकरण अगर आप उत्तराखंड साइड से हैं या फिर वहां से हिंदी व्याकरण की कोई अच्छी बुक आपको मिल जाए जो लोकल स्तर पे हो, तो उसको आप ले सकते हैं। इसको लेकर बहुत आपको टेंशन नहीं होना कि ये किताब मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। इस तरीके से नहीं कुछ करना है। मैं बस प्लस पॉइंट के लिए बता रहा हूं, क्योंकि हर राज्य में कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो कि पेपर सेट करने वालों के पास तक पहुंच जाते हैं। उन किताबों से कुछ कुछ प्रश्न वो बना लेते हैं। तो ये केवल यूं ही मैं बोल रहा हूं, बाकी इन दोनों किताबों को आप जरूर अपने पास रखिए। ठीक है, तो इसमें आपको व्याकरण से रिलेटेड किताब वो मिल जाएगी, पूरा मैटर। इसके बाद आप देखेंगे दूसरी किताब जो है प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए आपको बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना है। अगर आप विनोद गोदरे की किताब खरीद लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस चैनल पे जितनी भी पुरानी वीडियो हैं उन वीडियो को जरूर देखिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें कि आप देखेंगे कि मैंने हिंदी भाषा की विविध रूप पर चर्चा कर ली है। ठीक है, और इसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स नए लग रहे हैं तो इन पर हम आगे बात करेंगे। तो विनोद गोदरे की किताब आप चाहें तो खरीद सकते हैं। ये तो रहा जो खंड अ। अब बात करते हैं कि खंड ब जो है, जिसका नाम दिया गया यहाँ पर साहित्य, जिसमें कि आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत काल विभाजन एवं नामकरण, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाकार एवं रचनाएं। दूसरा खंड इसी में दिया गया साहित्यिक विधाएं, सामान्य परिचय, पद्य साहित्य, गद्य साहित्य। पद्य साहित्य के अंतर्गत
प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य। गद्य साहित्य के अंतर्गत उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, रिपोर्टाज, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, डायरी, फीचर, इन सारी चीजों को पढ़ना है। तो देखने में यहाँ पर लग रहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास का पोर्शन क्या है, बहुत ही छोटा लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि इसी में पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास समाहित हो गया है। तो अब इसके लिए आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, तो बेसिक तौर पर मैं 2-3 किताबों को बताता हूं, लेकिन आप अगर उतना पढ़ने में सक्षम नहीं है तो इस चैनल पे हिंदी साहित्य का इतिहास की दृष्टिकोण से रामचंद्र शुक्ल पर मैं प्रैक्टिस सेट करवाया हूँ। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी पर नोट्स भी हमने उपलब्ध कराया। बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पर विस्तार से हमने चर्चा की है, तो उन वीडियोज को आप जाकर देख सकते हैं। और अपने से पढ़ने के लिए सिर्फ मैं कहूँगा कि डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक आप अपने पास रख लीजिए, ठीक है। ये इन सभी चीज़ों को कवर कर लेगा, तो इसको आप एक किताब ले सकते हैं। मैं ज़्यादा किताबें नहीं बताऊंगा जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानी हो। बाकी सारी चीज़ों के लिए आप यहाँ पर जुड़े रहिए। निश्चित तौर पर सिलेबस के अनुसार आपको बहुत कुछ चीज़ें बताई जाएंगी और आपको अच्छा भी लगेगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत ये सारी चीज़ें पढ़नी थी, विस्तार से पढ़नी है, यहाँ पर भले संक्षेप में दिया हुआ है। अगला है काव्यांग परिचय। काव्यांग परिचय यानी कि आप देखेंगे कि जो भी काव्य से रिलेटेड है कि आखिरकार काव्य में क्या क्या जरूरी है, ये काव्य शास्त्र का एक तरीके से पोर्शन है, ठीक है। बस इसका नाम यहाँ पर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि काव्यांग शब्द का प्रयोग भारतीय काव्य शास्त्र में एक आचार्य ने किया था। आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं कि काव्यांग का प्रयोग किसने किया है, ठीक है ना। तो आपका ध्यान जरूर उस तरफ चला गया होगा कि आखिरकार मैं क्या पूछना चाहता हूं। काव्यांग में दिया हुआ है रस, छंद, अलंकार, ठीक है। रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, ये 4 पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो रस हो गया, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति। तो हिंदी व्याकरण की जो किताब आप खरीदेंगे उसमें भी ये सारी चीजें मिल जाएंगी। बाकी आपको मैं एक किताब बताता हूं जो कि नरोत्तम दास की किताब है, ठीक है। आप अलंकार परिजात, ठीक है। तो उसमें नाम तो दिया गया है अलंकार परिजात का, लेकिन आप देखेंगे कि रस के बारे में भी बात की गई है, छंद के बारे में बात की गई है, अलंकार के बारे में भी बात की गई है। रस के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, रसावयव, यानी कि रस के कितने अवयव हैं, यहाँ पर बता दिया गया कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। यानी भरत मुनि का जो रस सूत्र दिया गया है उसको आप ध्यान में रखेंगे तो रस के अवयवों को भी आप अपने दिमाग में रख लेंगे। रस के भेद, श्रृंगार, हास्य, वीर, अद्भुत, करुण, रौद्र, भयानक, विभत्स, शांत, भक्ति, वात्सल्य। तो देखिए सिलेबस का अध्ययन करते हुए भी कुछ चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी कि आखिरकार रस के अवयव के रूप में कौन कौन है, ठीक है, कितने इसके अवयव हैं, रस के भेद कौन कौन से हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं छंद। छंद को भी 2 भागों में बांटा गया, मात्रिक छंद, वाणिक छंद। मात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से आ रहे हैं आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा, सवैया, बरवय, ये क्या है, मात्रिक छंद है। वाणिक छंद कौन कौन सा है, वसंत तिलका, उपेंद्र वज्रा, शिखरणी, मालिनी, ये हो गया वाणिक छंद। तो कम से कम इतना ध्यान में रखिए कि परीक्षा में आ जाए कि निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन कौन सा है, ठीक है। तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखिए। बरवे इसमें थोड़ा नया है, हालांकि इतनी बार परीक्षाओं में आप बैठ चुके होंगे कि बरवे नायिका भेद बरवे रामायण के कारण इस बरवे छंद को आप समझ गए होंगे। अलंकार के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति, विशेषोक्ति, विभावना, समासोक्ति, अन्योक्ति, संदेह,
भ्रांति मार्ग। तो इतने अलंकारों को आपको इस सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना है। इसमें देख रहे हैं आपकी उक्ति से रिलेटेड है। अतिशयोक्ति एक अलंकार हो गया, वक्रोक्ति दूसरा, विशेषोक्ति तीसरा, समासोक्ति चौथा, अन्योक्ति पांचवा। तो इन अलंकारों को थोड़ा आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इन सभी पर मैं चर्चा करूंगा आगे, ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे है शब्द शक्ति, जिसमें कि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इन तीनों शब्द शक्तियों को आपको पढ़ना है। ऑलरेडी आप जितनी भी चीजें हमने बताई हैं उनको पहले भी पढ़ी होगी, बस एक मोटे तौर पर देखना है कि हमें उत्तराखंड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हिंदी विषय में क्या क्या पढ़ना है, आपके दिमाग में बैठेगा तब आप उसके अनुसार आगे पढ़ेंगे। अगला है हिंदी काव्य। हिंदी काव्य दो भाग यहाँ पर किए गए हैं। काव्य एक के अंतर्गत आदिकालीन एवं भक्तिकालीन काव्य, जिसमें कि अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा। तो यहाँ पर देखिए आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो हमने वीडियो लेक्चर चैनल पर डाला हुआ है उसको जरूर आप देखिए, बहुत वहां से लाभ मिलने वाला है। आदिकालीन एवं भक्तिकालीन काव्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी में है रीतिकालीन काव्य, जिसके अंतर्गत केशव, बिहारी, भूषण, घनानंद। आपको फिर वही काम करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में जिन जिन कवियों को हमने पढ़ाया है उनको एक बार जरूर आप देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आगे की परीक्षा में आपको अच्छा भी लगेगा बैठने में। हिंदी काव्य दो आधुनिक काव्य, भारतेंदु युग से छायावाद तक आपको पढ़ना है, जिसमें भारतेंदु, हरिऔध, मैथिली शरणगुप्त, श्रीधर पाठक, चंद्र कुंवर वर्तवाल, ये देखिए कुछ नया नाम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इसको आप अपने सिलेबस में अंडरलाइन कर लीजिए। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो ये तो हो गए भारतेंदु युग से छायावाद तक। फिर छायावादोत्तर काव्य में आपको क्या क्या पढ़ना है, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध, नागार्जुन, नरेश मेहता, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, लीलाधर जगुड़ी, मंगलेश डबराल, वीरेंद्र डंगवाल, सरस्वत दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, केदारनाथ अग्रवाल। तो कविता का भी पोर्शन आप देख रहे हैं कि कुछ लंबा चौड़ा ही है, ठीक है। तो ये सारी सिलेबस में लगे हुए हैं और इस पर चैनल पे कुछ कवियों पर चर्चा मैंने की है। कुछ नए जो कवि होंगे उन पर हम एक साथ बातचीत करेंगे और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे उन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पढ़ाने की जो शैली रही है कि धीरे धीरे पढ़ाना है और परीक्षा तक सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है और जो भी महत्वपूर्ण मैटर देने होते हैं वो सब 10 दिन पहले हम दे चुके रहते हैं। तो जुड़े रहिए और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसी में आपको पद्य के अलावा गद्य भी पढ़ना है। गद्य में कथा साहित्य, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, पांडे बेचंद शर्मा उग्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, यशपाल, मोहन राकेश, शैलेश मतियानी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, कृष्णा सोबती, मनोहर श्याम जोशी, परशुनाथ रेणु, विष्णु साहनी, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमदा, बल्लभ डोभाल, यानी कि कुछ ऐसे रचनाकार हैं जो कि उत्तराखंड से भी रिलेटेड है। सुभाष पंत, सुमित्रानंदन पंत का तो नाम आपने सुना था, लेकिन सुभाष पंत जो है कथाकार, निर्मल वर्मा। तो ज्यादातर इसमें हिंदी साहित्य के जो प्रमुख लेखक हैं, कथाकार हैं, उनका नाम है। कुछ जो क्षेत्रीय उत्तराखंड से रिलेटेड हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो कथा साहित्य यानी कहानी और उपन्यास दोनों को आपको पढ़ाना है, ठीक है। इसमें कहानी और उपन्यास दोनों लेखकों का नाम दिया गया है। अगला है नाट्य साहित्य। नाट्य साहित्य के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, भुवनेश्वर, सेठ गोविंद दास, जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, गोविंद बल्लभ पंत, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण मिश्र। इसमें एक नाम आप देख रहे हैं कि हर यूनिट में आपको दिख रहा है, जयशंकर प्रसाद, चाहे वो कविता का पोर्शन हो,
कहानी उपन्यास का पोर्शन हो या फिर नाटक का, सब में है जयशंकर प्रसाद। तो इंपॉर्टेंट है, यानी कि 3 से 4 सवाल तो जयशंकर प्रसाद से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगला है कथेतर गद्य, जिसमें कि आपको निबंध पढ़ना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, हरिशंकर परसाई, ये निबंधकार हैं, इनके निबंधों को पढ़ना है। तो परीक्षा में इनसे रिलेटेड बहुत आएगा, तो इनके निबंधों के नाम पूछ लिए जाएंगे, ठीक है, या फिर कुछ विषय वस्तु से रिलेटेड भी बातें पूछी जा सकती हैं। अगला है रेखा चित्र एवं अन्य गद्य विधाएं, जिसमें कि पदम सिंह शर्मा कमलेश, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र, विष्णु प्रभाकर, ये इन लोगों के रेखाचित्र और अन्य जैसे इसमें जीवनी संस्मरण, यात्रावृत्त इत्यादि भी आ सकता है। जनपदीय भाषा एवं साहित्य, और ये हो गया स्पेशल उत्तराखंड के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको विशेष तैयारी की जरूरत है और टाइम टेबल में भी इसको विशेष तौर पे रखना है। उत्तराखंड की भाषाएं एवं उनके लोक साहित्य का परिचय। तो जब हम हिंदी भाषा का विकास पढ़ते हैं तो पहाड़ी हिंदी का नाम उसमें बार बार लेते हैं, उसी हिंदी को अब पढ़ने की जरूरत है अगर उत्तराखंड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये हो गया। इसके बाद इसमें कुछ लेखकों का नाम दिया हुआ है। तोता कृष्ण गैरोला, तारादत्त गैरोला, जीवानंद श्रियाल, अबोध बंधु बहुगुणा, मोहनलाल नेगी, महावीर प्रसाद गैरोला, गौरदा, शेरदा अनपढ़, चारूचंद्र पांडे, देवकी मेहरा, चंद्रलाल वर्मा। तो इस सिलेबस के माध्यम से आपने गैरोला साहित्यकारों का नाम देख लिया। 3 गैरोला साहित्यकारों को आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो क्या इन्होंने लिखा है इसके बारे में, ये हमारे लिए भी नया है, तो हम इसको इस पे अध्ययन करेंगे, फिर आपसे बातचीत करेंगे। तो ये सभी नाम दिए गए हैं उत्तराखंड के साहित्यकार, जो स्पेशली वहां के साहित्यकार हैं। तो ये कहाँ मिलेगा? आप उत्तराखंड का अगर जीएस पढ़ते हो तो उसमें कुछ पोर्शन आपको मिल सकता है, ठीक है ना, या फिर उत्तराखंड की जो साइट है, जो गवर्नमेंट की साइट है, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें मिल जाएंगी वहां पर। लोक साहित्य, संस्कृति या भाषा का जो पोर्शन होगा वहां पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा उत्तराखंड एलटी हिंदी सिलेबस के बारे में। तो इसमें जो आखिरी यूनिट है, यानी कि 8वीं जनपदीय भाषा एवं साहित्य, इसको छोड़कर सारी चीजें आपके लिए पुरानी हैं। आप बस उनको एक बार रिवाइज करना है और मेंटली उत्तराखंड के लिए अपने को तैयार करके जाना है। तो लगभग सिलेबस आपका देखेंगे कि 80% आपका सिलेबस पढ़ा हुआ है, 20% सिलेबस आपको और कवर करना है। इस तरीके से 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ आप एग्जाम में जाएंगे। सिलेबस देखने के बाद अगर आपके मन में कोई और सवाल उठ रहा हो तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। किताबों के लिए मैं कहूँगा कि हिंदी व्याकरण की एक अच्छी सी किताब अपने पास रखिए, और हिंदी साहित्य का इतिहास में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा जो संपादित किताब है उसको रख लीजिए। बाकी वन लाइनर किताबों में गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की किताब रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि अलग अलग राज्यों में होने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से प्रकाशक जरूर किताबें निकालते हैं, लेकिन उनका कवर ही चेंज हुआ दिखता है, बाकी चीजें अंदर की वही रहती हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार इस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, इसके पहले भी आपने अलग अलग जगहों के एग्जाम दिए हैं, आपके पास नोट्स भी है, आपके पास किताबें भी हैं, सब कुछ है। बस मेंटली तौर पर आपको अपने को तैयार करना है। तो कोई भी और भी प्रश्न हो आपके मन में तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।